माँ बाप ने मुझे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करवाने के लिए खुद को एक बुरी आत्मा के हाथ कुर्बान कर दिया। सब लोग मुझे बुरा भला कहते थे कि माँ बाप की मरते ही शादी कर ली। लेकिन जब वो चले गए तो मुझे अचानक अपनी पुरानी मेमोरीज वापस आ गईं। तब पता चला कि माँ बाप मेरी शादी के लिए कितने परेशान थे। दरअसल मैंने सू युआन के घर की छोटी बेटी सू लियर को देखा और उस पर दिल आ गया, बस उसी से शादी करनी थी। माँ बाप बिल्कुल घबरा गए। वो एक बड़े घराने की लड़की थी, उससे शादी कहाँ हो सकती थी। फिर 1 महीने पहले माँ बाप एक गुफा में पहुंचे जहाँ एक बंद बुरी आत्मा थी। उसने उन्हें बहला फुसलाकर एक डील करवा दी और 7 दिन बाद सू युआन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी सू लियर की शादी मुझसे करवा दी। पूरी बात समझने के बाद शाम हो गई थी। तभी कमरे से एक धमाके की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा सू लियर ने छत की कड़ी से फांसी लगा ली थी। ये देखकर मैंने फौरन उसे नीचे उतारा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गई। उसे लकड़ी के पलंग पर लिटाया तो सामने एक डेटा पैनल आ गया। सामने लिखा था, साधारण लकड़ी का पलंग एक बार अपग्रेड हो सकता है, समय 10 मिनट, रिजल्ट होगा नक्काशीदार पलंग। अपग्रेड करना है। मैं समझ गया यही मेरी ताकत है। उठकर लकड़ी की एक स्टूल को छुआ तो फिर वही पैनल आया। इस बार समय 1 मिनट था। मतलब जितनी बड़ी या कीमती चीज उतना ज्यादा समय लगेगा। इस बार मैंने हाँ कर दिया। अगर हर चीज अपग्रेड हो सकती है तो ये पावर सच में बहुत बड़ी है। अगर कोई कल्टीवेशन मेथड या दवाई मिल जाए और उसे अपग्रेड करूं तो इमॉर्टल बनना मुश्किल नहीं। लेकिन मेमोरीज से पता चला इस दुनिया में कोई सेट बाहर से डिसाइबल्स नहीं लेता। सब कुछ अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। 1 मिनट बाद वो स्टूल बिल्कुल बदल चुकी थी। सोचकर मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। पैनल आया, कमजोर शरीर, 3 बार अपग्रेड हो सकता है, पहली बार 8 घंटे लगेंगे, रिजल्ट होगा जन्मजात शरीर। मैंने फौरन हाँ किया। पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ी और मैं मेज पर सिर रखकर सो गया। अगले दिन सुबह दरवाजा जोर से लात मारकर खुला। 3 बदमाश भाई आए, लू झोंग और उसके दोनों भाई लू यी और लू शाओ। एक बड़े घर की लड़की एक आम गांव के लड़के से शादी करे, ये बात गांव में चर्चा का विषय बन गई थी और इन तीनों को जलन हो रही थी। पहले से ही मुझे तंग करते थे, अब माँ बाप नहीं रहे तो और बेशर्म हो गए। लू झोंग मेरे मुंह पर आया, तेरे माँ बाप ने मुझसे 10 तेल सिल्वर उधार लिए थे, अब वो नहीं है तो तू चुकाएगा। लू झोंग, सच बताऊं तो तेरे दादा ने एक बार मेरे पास से 100 तेल सिल्वर उधार लिए थे जो कभी वापस नहीं किए। तुम्हारे 10 घटाओ तो तुम मेरे 90 तेल के अभी भी डेटर हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसने लगे। मेरे दादा तो तेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे, तो ये कैसे कह सकता है। तभी सू लियर ने एक 10 तेल का सिक्का मेज पर फेंका। लू शाओ ने झट से उठा लिया। ये चेन तूने मेरे छोटे भाई का कर्ज चुका दिया तो मेरा भी चुका। सू लियर को बहुत गुस्सा आया, ये लोग बेशर्म हैं। शादी के बाद जब उसने इस घर की हालत देखी और कमजोर पति को देखा तो मन में निराशा आ गई थी। मरने की कोशिश की लेकिन पति ने बचा लिया। एक बार मौत के मुंह से निकलने के बाद मन हल्का हो गया। जब मरने से नहीं डरा तो बाकी चीजों से क्या डरना। उसने सोचा, जैसा भी पति मिला है साथ मिलकर घर बनाएंगे, मायके की दी हुई दौलत से काम चलाएंगे। लेकिन सुबह सुबह ये लोग आ गए। मैं समझ गया 10 और दे भी दें तो ये मानेंगे नहीं। ये चेन बस हाँ कर दे, मेरी भाभी को एक रात मेरे साथ भेज दे, तेरा सारा कर्ज माफ। ये सुनते ही मैंने एक थप्पड़ मारा और पलक झपते तीनों को जमीन पर गिरा दिया। अपग्रेड हुआ शरीर अब जन्मजात वॉरियर लेवल का था। इन तीनों की क्या बिसात। वो गिड़गिड़ाने लगे। जान बख्शनी है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दादा का 100 तेल का कर्ज अभी चुकाना होगा। दादाजी, हम तीनों के पास मिलाकर बस 6 तेल है, बाकी जल्दी घर से लाकर देंगे। पैसे कम है तो कोई और चीज दे दो। ये सुनते ही तीनों ने अपनी जेब खंगाल ली। कुछ छोटी छोटी बॉटल्स और एक काली पड़ी जेब पेंडेंट निकली। मैंने उसे हाथ में लिया। पैनल आया, बेहोशी की दवाई, अपग्रेड होगी नींद की गोली। बंद पड़ी चिंगशुआन जेड पेंडेंट, अपग्रेड होगी तई कींचुआन एसेंस, समय 10 दिन। मैं हैरान रह गया। सोचा भी नहीं था कि कल्टीवेशन का रास्ता दूसरे ही दिन मिल जाएगा। तीनों के जाने के बाद सू लियर पास आई। पति जी, मुझे नहीं पता था आप इतने काबिल हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। घर आई दुल्हन को छोड़ना कैसा। सू लियर हाथ छुड़ाने की लेकिन छूट नहीं पाया। तभी मेरा पेट जोर से गुड़गुड़ाया और वो शर्माते हुए बोली, पति जी छोड़िए, खाना बनाने जाती हूँ। मैंने हाथ छोड़ दिया। इस दुनिया में बुरी आत्माएं और भूत प्रेत हैं। रात को घर से बाहर निकलना खतरनाक है। एक बार अगर कोई बुरी आत्मा नजर डाल दे तो जान गई। लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं। हर महीने पूर्णिमा की रात को छोड़कर ये सिर्फ रात को जंगलों में घूम सकते हैं। पूर्णिमा की रात भी अगर घर में उनके लिए चढ़ावा रखा हो तो वो सिर्फ चढ़ावा लेंगे, इंसान को नहीं। लेकिन चढ़ावा न हो तो घर के सब लोग मारे जाएंगे। तभी मैंने सूली एयर के 10 तेल के सिक्के को अपग्रेड किया। सोने में बदलने में 3 घंटे लगेंगे। किंगशुआन जेड पेंडेंट अभी अपग्रेड हो रही थी। शरीर अभी 2 बार अपग्रेड हो सकता है। रात को बाहर खतरा है, इसलिए रात को ही अपग्रेड करना ठीक रहेगा। तभी रसोई से धुआं उठता दिखा। सूली एयर दरवाजे पर घबराई खड़ी थी। बड़े घर में पली बड़ी थी, कभी खाना नहीं बनाया। पति जी, आग लग गई। गांव वालों ने धुआं देखा और बकेट लेकर दौड़े आए। मिलकर आग बुझाई। सोलिएर छोटी बच्ची की तरह शर्मिंदा खड़ी थी। पति जी माफ करें। उसे लग रहा था घर पहले से तंग था, ऊपर से रसोई जला दी। पिता होते तो जरूर गुस्सा होते, लेकिन मैंने कोई बात नहीं लगाई। उसे हल्के से तसल्ली दी। रसोई जलने से जो खाना था वो भी खत्म हो गया, इसलिए पहाड़ पर जाकर शिकार करना पड़ा। माँ बाप की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी और तीर कमान को अपग्रेड करके पहाड़ चढ़ा। शाम को एक जंगली सुअर और हिरन लेकर लौटा। सोलियर बहुत खुश हुई। इस गांव में आकर वो निराश हो गई थी, लेकिन पति इतना काबिल निकला, मन में उम्मीद जागी। रात हुई, दरवाजा बंद किया। सोलियर घबराने लगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और बिस्तर के पास ले गया। बीवी, सोने का वक्त हो गया। पति जी, मुझे नींद नहीं आई, आप पहले सो जाइए। सूलियर का चेहरा लाल हो गया। मर्द औरत एक साथ सोए तो क्या होता है, ये उसे थोड़ा बहुत पता था। मुझे भी नींद नहीं आई तो बस लेटकर बातें करते हैं। बातें ही करनी है। ये सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। 2.5 घंटे बाद सूलियर धीरे से रोने लगी। बीवी, आगे सब ठीक होगा।
बातों बातों में पता चला कि वो यहाँ क्यों आई। सूलिएर के पिता सुतोन को माँ बाप के जाने के बाद हर रात एक सपना आता था, पूरे सुपरिवार को बुरी आत्माएं खा रही हैं। चौथे दिन वो घबरा गए और सपना समझाने वाले को बुलाया। तभी एक घुमंतु ताओइस्ट बिना बुलाए आ गया और बोला, सुपरिवार पर बड़ा संकट आने वाला है, मेरे पास हल है। उस ताओइस्ट ने सूलिएर की तरफ इशारा करके कहा, यही लड़की परिवार की मुसीबत की जड़ है। फिर न जाने कैसा जादू किया, सूलिएर के एक बाल से वो सपना सबके सामने दिखा दिया। पूरे परिवार ने अपनी आंखों से वो डरावना सपना देखा। इसके बाद कोई कैसे न मानता। फिर ताओइस्ट ने हल बताया, तीनियों गांव में एक लड़का है जिसके माँ बाप हाल ही में गुजरे हैं। सूलियर की शादी उससे करो और गांव में 3 साल रहो, संकट टल जाएगा। पूरी बात सुनकर मैं समझ गया, वो ताओइस्ट जरूर उस बंद बुरी आत्मा से जुड़ा था। तभी रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और सूलियर दोनों सहम गए। रात को कोई बाहर निकलता तो दरवाजे पर कौन है। दस्तक बंद हुई, फिर बाहर से आवाज आई। बेटे, आवाज से पता था ये जिंदा इंसान नहीं। यह आवाज मुझे पहचानी लगी। 7 दिन पहले जो बुरी आत्मा को कुर्बान हुए मेरे माँ बाप थे। वो यहाँ क्यों आए। दस्तक तेज होती गई। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, दरवाजा मत पीटो, क्या बात है। मेरे बोलने के बाद दस्तक रुक गई। बेटे, क्या तुमने शादी की। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। हाँ। वो नाराज हो गए, शायद उन्हें यकीन नहीं आया और फिर से दरवाजा पीटने लगे। दूसरी वजह माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, उन्हें इसी बात का यकीन दिलाना था। सूलिएर कांपते हुए बोली, माँ जी, मैं सूलिएर हूँ, आपकी बहू। उसके बोलते ही बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह दरवाजा खोला तो बाहर एक पुरानी किताब पड़ी थी। हाथ में लिया, पैनल आया, यिंग की टेक्निक अपग्रेड होगी, एंशंट यिंग की टेक्निक। शायद माँ बाप ही छोड़ गए थे। माँ बाप का प्यार सच में बेमिसाल होता है। सूलियर चिंतित थी। घर में कोई कमाई नहीं और उसके पास बस कुछ दसियों तेल थे। उसने सोचा गांव की औरतों से कढ़ाई सिलाई सीखकर घर चलाएगी। वो मेरे पास आई, पति जी, हमारे खेत कहाँ हैं। घर में खेत नहीं थे, जमींदार के यहाँ से किराए पर लेते थे। माँ बाप के जाने के बाद वो भी वापस हो गए होंगे। सूलियर कुछ कहना चाह रही थी। मैं समझ गया, उसने 50-60 तेल सोना निकाल कर दे दिया। सूलियर की आंखें फटी रह गईं। पति जी, ये कहाँ से आया। बीवी, ये बिल्कुल सही तरीके से आया है, बेफिक्र रहो। सूलियर ने हाँ कर दिया। इसके बाद हमने मिलकर घर की मरम्मत करवाई। नया घर बनने के बाद सूलियर दिन में पड़ोसन से सिलाई कढ़ाई सीखने जाती। इस दौरान मैं इनकी टेक्निक पर काम करता रहा। उस रात शरीर को अपग्रेड करके इनेट स्पिरिट बॉडी बना लिया। अगली बार अपग्रेड होगा इनेट दाव बॉडी, लेकिन उसमें 1 महीना लगेगा। 3 दिन बाद किंगशुआन जेड पेंडेंट अपग्रेड हो गई। मैंने उंगली काटकर एक बूंद खून उस पर डाली। अगले ही पल उसमें से शब्द उड़कर निकले। ये एक सुप्रीम हेवन ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी। इनकी टेक्निक से मुझे पता चला इस दुनिया में कल्टीवेशन के 4 बड़े लेवल्स हैं, हेवन, अर्थ, मिस्टीरियस, येलो। हर लेवल में भी अपनी ग्रेडिंग होती है। काई की इंश्योरेंस स्क्रिप्चर पूरी तरह याद हो जाने के बाद वो जेड पेंडेंट बेजान हो गई। फिर उसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। उस रात सूलियर ने बताया, कल पूर्णिमा है, कल छोटे मार्केट से चढ़ावा लाना होगा। मैंने हाँ किया। सूलियर के सोने के बाद कल्टीवेशन शुरू की। रात के 5 बजे आखिरकार चीज सेंसेशन आई और लियांशी पहली लेयर पर पहुंच गया। सुबह सूलियर को बाय बोलकर मार्केट की तरफ निकला तो रास्ते में वही तीनों बदमाश भाई मिले। साथ में ब्लैक ड्रैगन गैंग का एक आदमी था, नाम था लेशी, जो उनका हायर फाइटर था। मैं जरा भी नहीं घबराया। स्वर्ग में रास्ता था, तुम नहीं गए, नरक में खुद घुसे। 2.5 मिनट में चारों परलोक से धार गए। लेशी की जेब में एक फाइटिंग टेक्निक मिली, गैंग फेंग फिस्ट। अपग्रेड होगी हेवन ग्रेड गैंग फेंग फिस्ट। 3 घंटे लगेंगे। मैंने तुरंत अपग्रेड शुरू किया, चढ़ावा लेकर वापस आया, घर में रख दिया और अपग्रेड हुई टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा। रात शांति से गुजरी। अगले दिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के बॉस को पता चला। लेश गया। उसने 2 आदमी बदला इन्हें भेजे। 3 दिन बाद मैंने एक मुक्के में आंगन का पेड़ तोड़ दिया। सूलियर हैरान रह गई, पति जी, ये सब क्या है। मैंने इस मौके पर सूलियर को कल्टीवेशन के बारे में बता दिया। बीवी, अभी मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं जो औरतें सीख सके। जब लेगी तो तुम भी साथ में प्रैक्टिस करना। सूलियर ने हाँ किया। अब समझ आया कि पति के अजीब काम इसी वजह से थे। वो तो एक कल्टीवेटर निकले। इसके बाद सूलियर पड़ोसन के पास सिलाई सीखने गई और मैं आंगन में टूटा हुआ पेड़ हटाने लगा। 1 घंटे बाद 2 अजनबी आंगन में आए। तुम कौन हो, मरो तो सही से मरो। मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग का लिंगू हॉल का नेता हूँ और मैं शुयाबो हॉल का नेता हूँ। बोलते ही दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी ची मुट्ठी में भर ली। तब जाकर उन्हें पता चला कि मैं कल्टीवेटर हूँ। भागना चाहा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग के दोनों बड़े फाइटर्स वहीं ढेर हो गए। सूलियर को परेशान न करना पड़े, इसलिए बॉडीज ठिकाने लगाकर अगले दिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचा। बॉस समझ गया। उसने एक कल्टीवेटर से पंगा ले लिया। जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। गैंग के बाकी लोगों का कोई दोष नहीं, उन्हें माफ कर दो। ये कहकर उसने खुद अपनी जान ले ली। 10 दिन बाद एक आदमी आंगन में आया। सूलियर ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं। क्या लू साहब घर पर हैं। मैं कमरे से बाहर आया। वो आदमी खुशामद करते हुए बोला, लू साहब, मेरा नाम लू टीनियन है। ब्लैक ड्रैगन गैंग को मैंने अपने हाथ में लिया है और नाम बदलकर ग्रीन ड्रैगन गैंग रख दिया है। लू साहब, ये दुनियादारी की चीजें आप कल्टीवेटर्स की नज़र में कुछ नहीं, फिर भी यह हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। 3 महीने बाद एक नौजवान सुपरिवार के दरवाजे पर आया। उसे धुंधली याद थी, 10 साल पहले की। वो भूखा घर से निकला था, कूड़े के ढेर में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। जब मरने की नौबत आई तो एक छोटी लड़की ने उसे कुछ गर्म पकौड़ियां दे दी। उन्हीं पकौड़ियों ने उसकी जान बचाई। बस यही नहीं, उन पकौड़ियों की वजह से वो अगले दिन तक जिंदा रहा और अपने सिफू से मिला, कल्टीवेशन का रास्ता मिला और सेक्ट में जगह मिली। जिंदगी बदल गई। 10 साल सेक्ट में प्रैक्टिस करने के बाद उसे पहाड़ से उतरने का मौका मिला। वो एक पल भी रुके बिना अपने पुराने गांव आया उस लड़की को ढूंढने। उस लड़की की मैं जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। तभी सू परिवार का दरवाजा खुला। साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं।
मेरा नाम वांग यून है, किंगियन स्वॉर्ड सेक्ट से आया हूँ। सू परिवार के मालिक से मिलना है। नौकर घबरा गया और उसे अंदर ले गया। सू तोंग से मिलकर वांग यून ने झुककर सल्यूट किया। बुजुर्ग, आप मुझे क्यों बुलाया? वांग यून थोड़ा घबराया हुआ था। मैं शुक्रगुजारी करने आया हूँ। फिर उसने 10 साल पहले की पूरी बात बताई। वो शायद मेरी छोटी बेटी सूलियर रही होगी। सू टॉम जी, कृपया लियर को मेरे साथ जाने दें। मैं उससे किंगियन स्वॉर्ड सेक्ट में कल्टीवेशन करवाऊंगा। साथ ही सू परिवार की 100 साल तक हिफाजत करूंगा। वांग साहब, अगर थोड़ा पहले आते तो अच्छा होता। लियर की शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, तो फिर शायद लियर से मेरा नसीब नहीं मिलाया, लेकिन उनका मुझ पर एहसान है। मैं यहाँ रहकर सू परिवार की 100 साल रक्षा करूंगा। सू तोंग इतना खुश हुए कि संभाल नहीं पाए। वांग साहब, शुक्रिया। आप चाहें तो यहीं रह सकते हैं। वांग युन ने मना किया, बस कहा जब जरूरत होगी आ जाऊंगा। सू तोंग जी, लियर की शादी किससे हुई और वो अभी कहाँ है? उसका पति ये चेन है, तियनियो नाम की गांव में रहते हैं। वांग युन को थोड़ा अजीब लगा। इतनी बड़े घराने की लड़की इतने साधारण घर में क्यों गई? क्या लियर खुद मानी थी? सूटोंग ने सोचा, छुपाने वाली कोई बात नहीं। उन्होंने हर रात आने वाले उस बुरे सपने की पूरी बात बता दी। वांग यून का दिल भर आया, मुट्ठियां भिज गईं। ये सब बनावटी है। उसे लगा ये किसी ने जाल बिछाया था। वो टॉवल जरूर ये चेन का भेजा हुआ था, लेकिन एक गांव का आम लड़का इतना सब कैसे करेगा? जरूर कुछ और माजरा है। जब पता चला वो फेक टाओइस्ट अभी सू परिवार में है, तो वांग युन की आंखें ठंडी हो गईं। सुतोंग जी, मुझे उससे मिलवाइए। कुछ देर में दोनों उस टाओइस्ट के कमरे में पहुंचे। सुतोंग जी, ये कौन है? ली दाओशी जी, ये वांग युन हैं, किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर हैं। दाओशी की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे जाना होगा, काम है। वो एक नकली टाओस था। असली कल्टीवेटर सामने आ गया तो वो जानता था। पोल खुली तो खैर नहीं। वांग यून को उसके अंदर जरा भी की नहीं मिली। वांग यून ने उसका रास्ता रोक लिया। सू परिवार को क्यों फंसाया? दाओशी ने थूक निकलकर गिड़गिड़ाना शुरू किया। साहब माफ करो। सू तोंग को भी सब समझ आ गया। बेटी का दुख याद आया, आंखें भर आईं। दाओशी ने बताना शुरू किया, कुछ महीने पहले मैं एक गड्ढे में गिर गया। वहां एक आवाज आई। उसने कहा कि सू परिवार के पास जाओ, एक टाओइस्ट बनकर उनका सपना तोड़ो। हल ये बताओ कि सू परिवार की छोटी बेटी को तियनियू गांव के उस लड़के से ब्याह दो जिसके माँ बाप हाल ही में गुजरे हों, और अगर माने ना तो सू तोंग की बेटी का एक बाल उखाड़कर वो सपना सबको दिखा दो। दाऊशी बात ही कर रहा था कि पीछे से एक काला साया आया। वादा तोड़ा तुमने, अब तुम्हारा जिस्म और रूह दोनों मेरे हैं। वांग यून की नजरें तेज हो गईं। यह एक ईवल स्पिरिट है। और दाऊशी अगले ही पल गायब हो गया। सू टोंग वांग यून के पांव पड़ गए। वांग साहब, मेरी बेटी को बचाइए। सू लिएर वांग यून की जान बचाने वाली थी। वो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। वो तुरंत सू परिवार से निकला और तियेनु गांव की तरफ चल दिया। वांग यून ने सू लिएर से मिलकर कहा, मैं तुम्हारे पिता के कहने पर तुम्हें वापस लेने आया हूँ। पिताजी ने तो कहा था 3 साल पूरे होने से पहले मत आना। अब अचानक क्यों बदल गया? वांग यून ने सू परिवार में हुई सारी बात बता दी। सू जी, ये सब ये चेन ने इविल स्पिरिट की मदद से करवाया। उसी की वजह से सू तोंग को रोज वही सपना आता था। सूर्य का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं हो सकता, मेरे पति जी ऐसे नहीं है। अगर यकीन नहीं तो एक बार घर जाकर देख लो। सू तोंग को भी सब पता है। फिर वांग यून पहाड़ की तरफ चला गया। कुछ देर बाद उसने मुझे ढूंढ लिया। ये चेन, तूने इविल स्पिरिट से मिलकर सू परिवार को फंसाया। मैं सच्चे रास्ते का शिशु हूं, तुझे मारने आया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया क्या हुआ। सोचने का मौका भी नहीं मिला। वांग यून ने हमला कर दिया। मैंने एक मुक्का मारा, वांग यून उड़ गया। लियांची मिडिल स्टेज का सेक्ट डिसाइपल इतना कमजोर निकला? मैंने तो आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। मेरा इविल स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं। सू परिवार वाली बात में मेरा हाथ जरूर है, लेकिन वो मैं खुद जाकर सुलझाऊंगा। वांग यून ने ठंडी हंसी दी। तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं? ना मानो तो क्या, अभी अगर मैंने पूरी ताकत लगाई होती तो तुम यहाँ नहीं होते। वांग यून कुछ देर चुप रहा। तो क्या सच में इसका इविल स्पिरिट से कोई नाता नहीं? ठीक है, जाओ, ये मामला मैं खुद सू परिवार के सामने साफ करूंगा। वांग यून ने झुकर सैल्यूट किया। किंगलियां स्वॉर्ड सेक्ट, वांग यून। अगर कोई गलतफहमी हुई हो तो माफ करना। फिर वो चला गया। सुलियर के खुश चेहरे की याद आई। शायद कुछ और ही माजरा है। घर पहुंचा तो रसोई से धुआं उठ रहा था। मन हल्का हो गया। बीवी, मैं आ गया। इस वक्त सूलियर हमेशा खुश होकर बाहर आती थी, लेकिन आज कोई जवाब नहीं। लगता है वांग यून ने काफी कुछ बता दिया। रसोई में पहुंचा तो सूलियर की आंखें भरी थीं। यही बता रहा था कि वो डरी हुई और परेशान थी। मन भारी हो गया। पहले उसे आराम करने दो, फिर सब समझाएंगे। उसी वक्त एक गुफा में मरा हुआ लीदाओशी अचानक जी उठा। इंसान का जिस्म सच में बहुत कमजोर होता है, फिर भी आजादी से बेहतर तो है। लिंगजी टाउन के सू परिवार में एक रिफाइनमेंट मिडिल स्टेज कल्टीवेटर की स्पिरिट होगी। कल वहीं से शुरुआत करते हैं। रात को मैंने सूलियर को पूरी बात शुरू से बता दी। सूलियर को यकीन नहीं हो रहा था। मान लो ये सब तुमने नहीं किया, फिर भी इस तरह उसे यहाँ लाया गया, या उसका दिल कैसे मान लेता? इन दिनों में उसे मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था। इस अचानक आई सच्चाई ने उसे तोड़ दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। लियर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन बात इससे अलग भी है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? सूलियर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। पति जी, कल मेरे साथ घर चलोगे? मैंने हाँ किया। अगर सूलियर का भरोसा है तो सू परिवार की नाराजगी भी सह लूंगा। सूलियर की सांसें थोड़ी सामान्य हुई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो मेरी बाहों में सो गई। उसे बिस्तर पर लेटाकर मैं मेडिटेशन में बैठ गया। अगली सुबह दोनों तैयार होकर लिंगजी टाउन की तरफ निकले। रास्ते में वो कुछ और सोचने लगी तो मैंने उसे उठाकर गोद में ले लिया। पति जी, छोड़िए, अगर देख लेगा तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। लियर, बेफिक्र रहो, कोई नहीं देखेगा। ये कहकर मैं उसे लेकर हवा में उड़ गया। लियन की मिडिल स्टेज के बाद दंतियन में इतनी ची होती है कि थोड़ी देर उड़ा जा सकता है। जल्दी ही लिंगसी टाउन पहुंच गए। सू परिवार के सामने देखा, वांग यून और ली दाओशी हवा में लड़ रहे थे। वांग यून पिछड़ रहा था।
उसने मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा, ये चेन सू परिवार का मुझ पर एहसान है। मुझे नहीं पता तुम सच में इवल स्पिरिट के साथ हो या नहीं, लेकिन अगर सू जी से सच में प्यार करते हो तो उनके परिवार को यहाँ से निकालो। मैंने तुरंत सू लियर को लेकर सू परिवार के अंदर पहुंचाया। लियर, अपने पिता को लेकर सबको बाहर करो जल्दी। उधर ली दाउस ने वांग यून को पकड़ लिया था और उसकी चीज चूस रहा था। तभी दूर से एक ठंडी आवाज आई, कहाँ से आया ये शैतान, रुक। आने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने एक फ्लाइंग सॉर्ड फेंका जो सीधे ली दाउशी पर गया। हाय, यह तो गोल्डन कोर कल्टीवेटर है। उसे भागने का मन नहीं था, लड़ने का। वो घबरा कर भाग निकला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। फ्लाइंग सॉर्ड ने ली दाओशी को छलनी कर दिया। उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। बड़ी मुश्किल से एक सही जिस्म मिला था, बर्बाद हो गया। काला धुआं जमीन में समा गया। उस लड़की ने आगे हमला नहीं किया। वांग यून की तरफ देखा, क्या तुम सू फैमिली से हो? मैं वांग यून हूँ, किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट से, लेकिन नीचे वाला घर सू परिवार का ही है। वो सुंदर लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। सू परिवार के लोगों को देखा। मेरा नाम सू जिनशुआन है, पूर्व के तियानहे सू परिवार से आई हूँ। हमारे यहाँ पता चला कि इस शाखा में एक बेहद होनहार बच्चा पैदा हुआ है। बुजुर्गों की कृपा से मैं उसे लेने आई हूँ। सू परिवार के सभी नौजवान हमारे यहाँ आकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। सू परिवार वाले खुशी से उछल पड़े। त्याने सू परिवार सच में है? सू परिवार के मुखिया कौन है? फेरी जी, ये गरीब बंदा ही हूँ। जाओ, घर के सभी नौजवानों को बुलाओ, सामान बांध लो, मुझे जल्दी ले जाना है। सुतोंग ने नौकरों को भेजा। फिर सुतोंग ने सू लिएर की तरफ देखा। बेटी, माफ करना, अगर वो सपना ना आता, उस फेक टाओइस्ट की बात ना मानी होती, तो तुझे उस दूर दराज गांव में न भेजते। पिताजी, कोई बात नहीं, पति जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सुतोंग ने मेरी तरफ देखा। वांग यून ने कल ही सब बता दिया था। मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। सुलियर ये चेन से ब्याही है, वो उसका दामाद है। उम्मीद थी कि आगे सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुटोंग को झुककर सल्यूट किया। सू, ससुर जी नमस्ते। जल्द ही सू परिवार के नौजवान इकट्ठे हो गए। सुतोंग मुझे और सूली एयर को लेकर सू जिनशुआन के सामने आए। ये है छोटी बेटी सूली एयर, और ये है उनके पति ये चेन। वो एक प्रैक्टिस मिड लेवल कल्टीवेटर है। तुम किस सेक्ट के हो? सीनियर, मैं किसी सेक्ट का मेंबर नहीं हूँ। तुम सू लियर के पति तो हो, लेकिन सू फैमिली के वारिस नहीं, इसलिए इस सफर में मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सू लियर की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। अगर उनके पति साथ नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जाएंगी। लेकिन सू तोंग ने उन्हें तुरंत एक तरफ बुलाया। लियर, तुम्हें समझना होगा, कल्टीवेटर की उम्र उनकी पावर के साथ बढ़ती है। ये चेन अब एक कल्टीवेटर है। अगर तुम खुद कल्टीवेशन नहीं करोगी तो आगे उनके साथ कैसे रहोगी? पति जी, आप चिंता मत करो। जब मेरी कल्टीवेशन मजबूत होगी, मैं खुद चलकर आऊंगी तुम्हारे पास, और मैं भी पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा। त्यानजे में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। सू लियर ने हल्के से सर हिलाया। जब सू फैमिली के सभी यंग मेंबर्स तैयार हो गए तो सू जिन श्वान ने एक फ्लाइंग बोट निकाली। उसने हाथ हिलाया और सू लियर समेत सबको उस पर चढ़ा दिया। फिर उसकी फिगर भी उस बोट पर जा पहुंची। सू जिन श्वान के साथ सू फैमिली के डिसाइपल्स के जाने के बाद सू फैमिली काफी शांत हो गई। वांग यून काफी बुरी तरह घायल थे। उनकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी। अगर रास्ता नहीं मिला तो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकते। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चिंगलियान स्वॉर्ड सेक्ट तक जाना बड़ा मुश्किल सफर है। रास्ते में खतरे बहुत हैं, और मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं। अकेले जाना बहुत रिस्की है, इसलिए मैं ये चेन को हायर करना चाहता हूँ मुझे सेक्ट तक सेफ पहुंचाने के लिए। उन्होंने 10 जो क्यूडीएन निकाले बतौर पेमेंट। मैंने जेड बॉटल लेकर हाँ कर दिया। साथ में रिक्वेस्ट की कि वांग भाई मेरा वहाँ एक इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि मैं भी सेक्ट ज्वाइन कर सकूं। वांग यून जानते थे कि मुझे डोंग हुआन यू जाकर सूलियर को ढूंढना है। इसके लिए कल्टीवेशन बढ़ानी होगी, और सबसे तेज तरीका है सेक्ट ज्वाइन करना। वो एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, सेक्ट में मेरी कोई खास हैसियत नहीं, लेकिन अगर ये चेन चिंग यान स्वॉर्ड सेक्ट का एम यून स्वॉर्ड पूल का टेस्ट पास कर लें तो सेक्ट ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। मुझे एक बार गांव वापस जाना होगा, कुछ सामान उठाना है। तुम सू में रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? मैं यहीं रुकता हूँ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। सू से निकलने के बाद मैंने जू क्यू डीएम को अपग्रेड करना शुरू किया। एक अपग्रेड में 3 घंटे लगते हैं। जू क्यू डीएम बनकर जूलिंग डीएम बन जाएगा। सारी अपग्रेड्स पूरी होने में 30 घंटे लगेंगे। सामान उठाने के बाद मैं वांग यून के पास पहुंचा। हम घोड़ा गाड़ी से 3 घंटे चले। शाम होने को थी कि हम एक टूटे फूटे घर में रुके। खाना खाकर आराम कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा जोर से खुला। अंदर एक करीब 28 साल की लड़की आई। हमें देखकर वो थोड़ा घबराई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस दरवाजा अच्छे से बंद किया। मैंने और वांग यून ने भी कुछ नहीं कहा। लड़की हम दोनों को बारी बारी देखती रही। फिर वांग यून के पास आकर बैठने लगी, लेकिन बैठने से पहले ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। वांग यून ने अपने थैले से कुछ खाना निकाला और उसे दे दिया। लड़की ने शुक्रिया कहा और खाने लगी, एकदम भूखे की तरह। तभी बाहर से खटखट की आवाजें आईं। पास बैठी लड़की सुनकर वांग यून के पीछे खिसक गई। दूसरे सरदार, अस्त्र में एक अच्छा घोड़ा है, इस घर में जरूर कोई है। और एक आवाज आई, रात का अंधेरा है, सुनसान जगह है, वो यहीं होगा। फिर दरवाजा जोर से पीटा जाने लगा। लड़की डर से कांपने लगी। साहब मुझे बचाइए, ये सब फाइंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के डाकू हैं। मेरे माता पिता को इन्होंने मार दिया। अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। लड़की, तुम निश्चिंत रहो, ये मामला मेरे सामने आ गया है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। दरवाजा टुकर खुला और कुछ बड़े बड़े आदमी अंदर आ गए। अरे सुंदरी, मुझे पता था तू यहीं छुपी होगी, अब तो बच नहीं सकती। तुम लोग अभी जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सरदार जोर से हंसा। अरे छोकरे, एक तलवार लेकर हीरो बनने चला है, इसे काटो और बाहर फेंको। ये देखकर मैं वांग यून के आगे आ गया। अबे तू भी पंगा लेगा? मैंने उसे इग्नोर किया। बस एक तलवार चलाई और सब एक साथ ढेर हो गए। इतनी तेज और बेरहम मूव देखकर वांग यून भी दंग रह गए। दोनों साहबों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। शुक्रिया उन्हें बोलो।
अगर वो ना होते तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, मैं ये झंझट क्यों बोलता। ये कहकर मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। लड़की ने थोड़ा खुद को संभाला, उसके हाथ हल्के से मुट्ठी बंद हुए फिर खुल गए। जब उसे लगा बात नहीं करना चाहता तो वो वॉन्ग यून से बातें करने लगी। छोटी टी LNY जियो, नाम नहीं जानती आप दोनों का। आप दोनों को बड़ा कहना ठीक नहीं, मैं वॉन्ग यून हूँ। और ये हैं ये चेन। ओह, तो ये चेन जी और वांग यून जी, अगर आज आप दोनों यहाँ ना होते तो आज रात मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हो गया। वांग यून ने हाथ हिलाया और आंखें बंद कर ली। लिन यूजियाओ ने होंठ दबाए, फिर तीनों चुप हो गए। लिन यूजियाओ दीवार से टिककर ऊँघने लगी और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद लिन यूजियाओ अचानक जाग गई। खुद को ठीक ठाक देखा तो सुकून की सांस ली। मैं तब तक घोड़ा गाड़ी तैयार कर चुका था। वांग यून और लिन यूजियाओ एक एक करके घर से निकले। ये चेन लिन जी के माता पिता डाकुओं ने मार दिए। वो अकेली हैं, कहीं जाने की जगह नहीं। डाकुओं का डर भी है, इसलिए मैंने सोचा इन्हें भी चिंगलियान सोर्ड सेक्ट साथ ले चलें। तुमने खुद ही कहा था सेक्ट में बाहरी लोगों को नहीं लिया जाता। फिर ये वॉन्ग यून क्या कर रहे हैं? लड़की को तो साथ ले जाएं। मर्द को सोर्ड पूल का टेस्ट देना पड़े। चिंगलियान सोर्ड सेक्ट बाहर वालों को नॉर्मली नहीं लेता, लेकिन जो पहले से मेंबर हो वो कुछ लोगों को साथ ला सकता है। वो सेक्ट में काम करने वाले आउटर डिसाइपल्स बन जाते हैं। मैंने सर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे लिन यूजिया पर शक इसलिए था क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल किसी आम घर की नहीं थी। जैसे ही गाड़ी चलने को थी, आसमान में एक बाज दिखा। 1 घंटे से ऊपर हो गया था। वो बाज या तो आसमान में मंडरा रहा था या पेड़ पर बैठकर हमें घूर रहा था। मैंने लिन यूजियाओ को गाड़ी से बाहर बुलाया। लिन जी, यहीं अलग हो जाओ। तुम अपने रास्ते जाओ। पहले लगा था यह बस कोई साधारण डाकुओं का मामला है, लेकिन अब लग रहा है सामने वाला कल्टीवेटर है। लिन यूजियाओ ने बाज देखा और सर हिलाने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। मैंने तलवार निकाली। 2 ऑप्शंस हैं, या तो जाओ या मरो। तुम्हारे हाथ से मरना उस बाज वाले के हाथ से मरने से बेहतर है। अगर तुम मुझे साथ नहीं रखना चाहते तो मार दो मुझे। और सुनो, तुमने फाइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के सरदार के 6 लोगों को मारा है। भले ही तुम मुझे भगा दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सही बात है, मेरे 6 आदमियों को मारा और अब बाहर निकलना चाहते हो, नामुमकिन। ये कहने वाला वही फाइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का सरदार था। मैंने उसकी स्पिरिचुअल पावर फील की। ये एक लेटनियन स्टेज क्यू रिफाइनमेंट कल्टिवेटर था। लिंजी, बड़ी चालाक हो तुम। 2 कल्टिवेटर्स को अपने लिए लड़वा दिया। ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है। फींग सरदार, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इन्हें जाने दो। तू है कौन? बस एक चोर जो लोगों का सामान उड़ाता है। ऐसे में मैं इन्हें क्यों जाने दूं? किसी भी चीज की तुलना में यह पहले से बेहतर था। इसने मेरा इरादा और पक्का कर दिया कि मुझे सेक्ट जरूर ज्वाइन करना है। अगर एक ही टेक्निक को तुम अपने तरीके से कल्टीवेट करो और वो बाकियों से 1000 गुना बेहतर हो जाए, तो सेक्ट में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी इस पावर से सेक्ट के एल्डर जरूर इंप्रेस होंगे और तुम्हें डिसाइपल बना लेंगे। लिन जी, सीआई यांग का सरदार मर चुका है, अब तुम सेफ हो। हमारे साथ चिंगलियान स्वॉर्ड सेक्ट आने की जरूरत नहीं। अभी मैं किसी को मारना नहीं चाहता, चले जाओ। इस बार लिन यूजियाओ ने जल्दी से शुक्रिया कहा और चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद मैं भी उसके पीछे हो लिया। काफी देर से पीछा कर रही हो छोटी बहन, अंदर आ जाओ, चाय पियो। लिन जी, तुमने मुझे कैसे पकड़ा? मुझे कोई निशान नहीं मिला तुम्हारे फॉलो करने का, लेकिन मुझे यकीन था कि जब तक तुमने वो चीज़ मुझसे नहीं ली तुम मुझे जाने नहीं देते। लिन जी, सीधी बात करो। वो चीज़ दे दो जो तुमने चुराई है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये चेन जी, जल्दबाजी में काम नहीं होता, अंदर बैठकर बात करो। चीज़ मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम पूरी कर सको तो बताना। क्या शर्त है? अगर ये चेन जी मुझसे शादी कर ले तो फाइंग सरदार वाली चीज़ भी मिलेगी और मैं भी। मैंने सर हिलाया। लिन जी, मजाक मत करो, सीधे बोलो क्या चाहिए, सबका वक्त कीमती है। लिन यूजियाओ ने धीरे धीरे सब आया। जैसा मुझे लगा था वैसा निकला। लिन यूजियाओ दरअसल द यू किंगडम के ग्रेट जनरल लिन कोइंग की बेटी थी। एक रात लिन यूजियाओ घर से बाहर थी, इसी वजह से बच गई, वरना उस रात जनरल की पूरी फैमिली को किसी इवल स्पिरिट ने खा लिया। मैंने सोचते हुए उसकी तरफ देखा। लिन जी, तुम्हें पता होगा कौन था? हाँ, और आज के राजा को भी पता है, लेकिन उसके पीछे एक कल्टिवेटर का हाथ है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ सिंपैथी दिखाई। मेरी कल्टीवेशन अभी कमजोर है, ये मामला मेरे बस का नहीं। लेकिन लिन जी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अगर तुम मेरे साथ चिंगलियान सोर्ड सेक्ट चलो, वहां कल्टीवेशन करो, तो एक दिन खुद बदला ले सकोगी। ये सुनकर लिन यूजियाओ बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ये बात कहूंगा। उसने झुककर शुक्रिया किया और एक बॉक्स निकाला। यही वो चीज़ है जो मैंने फी इंग सरदार से चुराई थी। कहते हैं यह एक बड़ी कल्टीवेशन टेक्निक है, इसी की वजह से फी इंग सरदार एक क्यू रिफाइनर बन पाया। लेकिन जब मैंने यह निकाला तो यह एक पुराना सा ब्रॉन्ज मिरर था। कोई खास बात नजर नहीं आई, कोई कल्टीवेशन मेथड भी नहीं दिखी। मैंने मिरर हाथ में उठाया। सिस्टम बोला, इसे YX मिरर में अपग्रेड किया जा सकता है। टाइम 20 दिन। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए अपग्रेड सेलेक्ट किया, फिर मिरर रख लिया। इसके बाद मैं लिन यूजियाओ को लेकर वांग यून के पास आया। वांग यून मन ही मन बोले, भगाया तुमने था, अब वापस भी जा रहे हो तुम ही। रास्ते में वांग यून ने बताया कि जहां हम हैं यह इस कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है, जिसे एन जिंगी कहते हैं। यहाँ अलग अलग किंगडम्स हैं, जिसे 100 नेशंस जोन कहते हैं। चिंगलियान सोर्ड सेक्ट भी इसी जोन का एक सोर्ड सेक्ट है। कहते हैं इसके फाउंडर कभी एक QNG लाइन सोर्ड इमॉर्टल थे, लेकिन ये सब बस लेजेंड है। आज के टाइम में चिंगलियान सोर्ड सेक्ट काफी कमजोर हो चुका है। ये थर्ड टायर सेक्ट है। इस 100 नेशन जोन में 5 और सेक्ट्स हैं। XIS सेक्ट, क्यूएंगल शुन गेट, जेन यू सेक्ट, लिनकू सेक्ट और WJ गेट। फिर मैंने जिलडीएन के बारे में पूछा। जिलडीएन एक सेकंड ग्रेड बिल है। सेक्ट में सिर्फ इनर डिसाइपल्स को हर महीने एक जिमल डीन मिलती है। GQDN से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ कल्टीवेट करो तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है। 10 साल में क्यू रिफाइनमेंट लेट स्टेज तक पहुंच सकते हो। यह सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बिना किसी पिल के
सिर्फ एंशियंट हिडन आर्टिफैक्ट की गाइडेंस से क्यू इन जन स्क्रिप्चर कल्टीवेट करके 3 महीने में क्यू रिफाइनमेंट मिडल स्टेज तक पहुंचा था। मिडल से लेट स्टेज तो बस एक छोटा सा स्टेप है। 10 साल तो बहुत ज्यादा लग रहे थे। सफर के दौरान मैंने अपने सभी GHQDM को GLN-GDM में अपग्रेड कर लिया। 20 दिन बाद हम यंग एक्स एंड किंगडम की बॉर्डर पर पहुंचे। यहाँ से आगे जाओ तो चिंगलियान स्वॉर्ड सेक पास ही है। उस रात हम तीनों एक टूटे फूटे घर में रुके। जब वो दोनों सो गए तो मैंने ब्रॉन्ज मिरर हाथ में लेकर देखा, लेकिन तभी मुझे मिरर के पीछे एक कैरेक्टर दिखा। मिरर के रिफ्लेक्शन देखते हुए मैंने बिना सोचे उसे साफ किया और अगले ही सेकंड मिरर पर कुछ वर्ड्स अपीयर हुए। साथ ही दाओ दोस्तों, कुछ दिनों में मैं साउथ विल्डरनेस प्रिजन छोड़ रहा हूँ। ये सफर थोड़ा खतरनाक था, पर ईस्ट विल्डरनेस प्रिजन के मुकाबले साउथ विल्डरनेस प्रिजन काफी सेफ रहा। वो वर्ड्स गायब हुए तो नए आ गए। रेड दोस्त, तुम साउथ विल्डरनेस प्रिजन में आए और मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारी खातिरदारी करता। हम सब एक दूसरे की पहचान नहीं जानते। तो क्या शुआन दोस्त अपनी असली पहचान बताना चाहते हैं? शुआन दोस्त, सबको अपनी आइडेंटिटी बताओ ना। तुम जो तलवार चलाने वाली खूबसूरत लड़की हो, मैं जरूर मिलने आऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ये तो कोई फोन जैसी जादुई चीज है। मैंने मिरर पर लिखा, सभी दाओ दोस्तों का नमस्कार। जब अपने लिखे वर्ड्स दिखे तो समझ गया, रेड, शुआन, येलो, ये सब मिलकर बनते हैं हेवन, अर्थ, मिस्ट्री, येलो, यूनिवर्स, कॉस्मोस, येलो दोस्त। और एक नया इंसान आ गया। अभी तक सिर्फ हेवन और यूनिवर्स दोस्त नहीं आए थे। फिर मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा। तीनों ने बताया कि ये जादुई चीज़ सिर्फ मैसेजेस भेज सकती है और एक स्टोरेज फीचर भी है, लेकिन पहले इसे रिफाइन करना होगा। मैंने तुरंत एंशिएंट हिडन वेपन टेक्निक से युक्सु मिरर को रिफाइन करना शुरू किया। अगली सुबह तक रिफाइन हो गया। मिरर के अंदर एक बड़ी स्टोरेज स्पेस थी जो मन से कंट्रोल होती थी। 1 महीने बाद हम आखिरकार ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट पहुंचे। वांग युन लिन यूजियाओ को लेकर सेक्ट में गया। उसके घाव ठीक होने थे। लीन यूजियाओ उसकी सेविका बनकर सेक्ट की एक जूनियर डिसाइपल बन गई। मोयो स्वॉर्ड पूल बंद हो गया था तो सेक्ट नेता ने आदेश दिया था कि जो भी आज़ाद कल्टिवेटर सेक्ट ज्वाइन करना चाहे वो अपनी पहचान साबित करके अपनी लेवल के हिसाब से इनर या आउटर डिसाइपल बन सकता है। वांग यम की वजह से मैं जल्दी ही आउटर डिसाइपल बन गया। टोकन, 2 किताबें और 2 की गैदरिंग पिल्स मिली और कुछ नए डिसाइपल्स के साथ आउटर डिसाइपल पीक की तरफ चल दिया। उनसे पता चला कि ये सब उस फीमेल स्वॉर्ड इमॉर्टल की वजह से आए हैं। तभी समझ आया कि इतने सारे लोगों में 90% मर्द क्यों थे। आउटर पीक पर पहुंचते ही कुछ मिड स्टेज ची रिफाइनमेंट डिसाइपल्स आ गए। नए भाइयों, हम सीनियर हैं, कुछ तो इज्जत दो। 2 पिल्स मिली होंगी, एक तो दे दो। एक गुस्सैल आदमी बोला, तुम कौन होते हो, हम तुम्हें क्यों दें? बिल्कुल सही, ये कोई डाकुओं की जगह नहीं है। लू शिन ने ठंडी हंसी दी। सबक नहीं सिखाया तो समझेंगे नहीं। उसने हाथ बजाया और 20-30 लोग आ गए। हमने घेर लिया। झांगताओ ने मेरी बांह पकड़ी, अभी कुछ मत करो। फिर उसकी बात मानकर सबने पिल्स दे दी। जाते जाते लुओ शिंग ने चेतावनी दी, हर महीने सेक्ट से मिलने वाला 70% हिस्सा मुझे देना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। वो जाने के बाद नए डिसाइपल्स में बातें होने लगी। हम सेक्ट को बता सकते हैं। तभी एक सीनियर डिसाइपल आया और बोला, अरे तुम नए हो, लुओ शिंग को नहीं जानते। वो आउटर डिसाइपल ही है, लेकिन उसका भाई लुओ चेन सेक्ट का ट्रू डिसाइपल है और एक फाउंडेशन स्टेज कल्टिवेटर है। बड़े एल्डर्स भी उसकी इज्जत करते हैं। शिकायत करोगे तो बात लुओ शिंग तक पहुंचेगी और फिर और पिटोगे। सबका दिल बैठ गया। तो फिर क्या करें? तभी एक और हेल्पफुल डिसाइपल बोला, येटियान पीक जाओ, किन सीनियर सिस्टर से मिलो। वो मान गई तो बात हो जाएगी। पहला सीनियर भी बोला, हाँ ये सही है, लो चैन उन्हें पसंद करता है तो अगर वो बोल दें तो काम बन जाएगा। सबने तुरंत चलने का प्लान बना लिया और मैं भी साथ चल पड़ा। रास्ते में उन हेल्पफुल डिसाइपल्स ने किन सीनियर सिस्टर के बारे में बताया। उनका नाम केन बिंगशुए है। सेक्ट नेता ली कीनशु की पहली डिसाइपल और ट्रू डिसाइपल भी हैं। उनकी तलवार की कला और खूबसूरती दोनों बेमिसाल हैं। बहुत लोग उन पर दिल हार चुके हैं, पर सिर्फ लो चेन ही खुलकर प्रपोज करता है। थोड़ी देर में सब बिंगशुए पीक के नीचे पहुंचे, लेकिन पता चला कि सीनियर सिस्टर सेक्ट में नहीं है। लोग घबरा गए। वो कब आएंगी? गेट के गार्ड ने हाथ हिलाया, पता नहीं, आती जाती रहती है। सब खाली हाथ लौट आए। वापस आउटर डिसाइपल पीक पर आकर मैंने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और अपने कमरे में पहुंचा। फिर दोनों किताबें निकाली। मिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड को शुआन स्वॉर्ड रिकॉर्ड में अपग्रेड किया जा सकता था। 3 घंटे लगते। स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक को विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक में अपग्रेड किया जा सकता था, वो भी 3 घंटे। दोनों को अपग्रेड के लिए युक्सु मिरर में डाल दिया। रात होते ही पूरे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट पर एक अजीब ताकत छा गई। इसी ताकत की वजह से कोई भी बुरी आत्मा सेक्ट में नहीं घुस सकती थी, इसलिए रात को भी डिसाइपल्स बेफिक्र होकर बाहर निकल सकते थे। 6 घंटे बाद मैंने विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक निकाली और उसे प्रैक्टिस करने लगा। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट में 8वें दिन रिसोर्सेज बांटने का दिन आया। लियो शिंग के 70% देने की बात मेरे दिमाग में भी नहीं थी। 3 स्पिरिट स्टोन्स मिले और अपग्रेड पैनल खुला। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन में अपग्रेड किया जा सकता था। 3 घंटे लगते। अपग्रेड के दौरान मैं पहाड़ के पीछे एक सुनसान जगह गया और विंड राइडिंग स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा। जब पहला स्टोन अपग्रेड हुआ तब वापस कमरे में आया, एक जायंट स्पिरिट पिल लिया और टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन हाथ में रखा। अगले दिन तक मैं ची रिफाइनमेंट के लेट स्टेज में पहुंच गया। अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ था तो लेवल को स्टेबल करना जरूरी था, इसलिए ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट की लाइब्रेरी में गया किस्मत आजमाने। आइडेंटिटी टोकन देखकर वहाँ के डिसाइपल्स ने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फील की और खुद बोले, सीनियर भाई आप अब लेट स्टेज श्योर रिफाइनमेंट में हैं, पहले इनर डिसाइपल बन जाइए, फिर लाइब्रेरी आइए। आउटर डिसाइपल्स यहाँ सिर्फ दूसरी मंजिल तक जा सकते हैं, इनर डिसाइपल्स 5वीं मंजिल तक। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, पहले देखता हूँ। उसी वक्त लुओ शिंग ने झांगता और बाकियों को बुला लिया था। पिछले महीने सेक्ट ने तुम्हें 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और एक ची गैदरिंग पिल दी। तुम लोग सिर्फ एक स्टोन रख सकते हो, बाकी सब मुझे दो। एक डिसाइपल कांपते हुए बोला, लुओ भाई
मेरे पास सिर्फ एक स्टोन बचा है, इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। लुओशिंग ने ठंडी हंसी दी, इसे सबक सिखाओ, मारना मत बस। बस जान पाओ और बाकी सब डरकर स्टोन्स दे दिए। लेकिन लुओशिंग को कुछ अजीब लगा। मुझे याद है 11 लोग थे, यहाँ 10 ही हैं। किसी ने जवाब दिया, लो भाई ये चंद नहीं है, वो सुबह से लाइब्रेरी में है, अभी तक वापस नहीं आया। उसे बुलाने भेज दिया है, बस आता ही होगा। उसी वक्त लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर मुझे लिन यूजियाओ मिली। ये भाई बधाई हो, आप ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल बन गए। लिन बहन, ये कल्टीवेशन मैनुअल है, इसे खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन सेक्ट में किसी को मत देना। लिन यूजियाओ ने खुशी से किताब ली और झुककर शुक्रिया कहा। तभी कदमों की आवाज आई। 3 मिड स्टेज की रिफाइनमेंट डिसाइपल्स ऊपर आए और सीधे मेरी तरफ बढ़े। पास आकर उन्होंने मेरी लेट स्टेज की रिफाइनमेंट देखी तो उनका रवैया थोड़ा नरम पड़ गया। ये सीनियर भाई, लो भाई आउटर डिसाइपल पीक पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात का मतलब मैं समझ गया। लिन यूजियाओ को बताया और उनके साथ चल दिया। वापस आउटर पीक पर पहुंचा तो लोशिंग बोला, तुम भी लेट स्टेज की रिफाइनमेंट में पहुंच गई ये चन, जब तुम लोग सेक्ट में आए तभी बता दिया था। हर महीने मिलने वाले रिसोर्स का 70% मुझे देना है। इस बार 3 स्पिरिट स्टोन्स और एक क्यूई गैदरिंग पिल मिली है। एक स्टोन अपने पास रखो, बाकी सब मुझे दो। मैंने कंधे उचकाए, माफ करो, जो रिसोर्सेज मिले थे वो मैं यूज कर चुका हूँ, अगली बार दे दूंगा। लुओ शिंग को गुस्सा आ गया। तुम सोच रहे हो लेट स्टेज में आ गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता? जब उसने हमला करने की तैयारी की तो मैंने भी नाटक बंद किया। ठीक है, जो करना है करो। लुओ शिंग ने हाथ दिया और बोला, सब मिलकर इसे सबक सिखाओ, मारना मत। आसपास खड़े डिसाइपल्स ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही सेकंड लुओ शिंग को छोड़कर सब जमीन पर थे। लुओ शिंग ने देखा तो शर्म से तलवार निकाली। झांग ताओ तुरंत आउटर एल्डर के पास मदद मांगने भागा। लुओ जिंग ने स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक से मुझ पर वार किया। मैंने बिना घबराए हाथ आगे किया और वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, तलवार के टुकड़े लुओ सिंह के बॉडी में घुस गए। सब वाइटल पॉइंट्स बचे थे, पर वो कुछ महीनों तक बिस्तर पर रहेगा। उसी वक्त झांग ताओ को रोक दिया गया। वो खाली हाथ लौटा। दूसरे डिसाइपल से सुना कि क्या हुआ। ये चेन की ताकत देखकर सब हैरान थे, लेकिन लुओ चेन का नाम सुनते ही दिल बैठ गया। पूरे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सेट में इन सीनियर सिस्टर के बाद लुओ चेन लगभग सबसे बड़ा टैलेंट था। एक नया नया ची रिफाइनमेंट डिसाइपल सेट के इस बड़े नाम से पंगा ले बैठा। आगे क्या होगा सब सोच सकते थे। झांग ताओ मन से खुश था, लेकिन लुओ चेन की वजह से ये चेन के लिए चिंतित था। लुओ शिंग को 2 डिसाइपल्स उठाकर लुओ चेन की चेन शिप ले गए। उन्होंने पूरी बात बता दी। लुओ चेन ने उन्हें भेज दिया और लुओ शिंग का इलाज शुरू किया। उसके दिमाग में प्लान बन चुका था। ये चेन को खत्म करना उसके लिए आसान था, अपने कनेक्शन से किसी और के हाथ से काम करवाना और भी आसान था। इनर डिसाइपल बनने के बाद मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज मिले। 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक जाइंट स्पिरिट पिल और एक सोर्ड टेक्निक। कमरे में आकर सब अपग्रेड पैनल में डाल दिया। फैंटम सोर्ड 3 पीसेस को फैंटम सोर्ड 6 पीसेस में अपग्रेड किया जा सकता था। एक दिन लगता, लेकिन 2 बार अपग्रेड होने पर कंप्लीट फैंटम सोर्ड टेक्निक बन जाती। फैंटम